असल में आजकल एक और बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत से लोग पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं, कोई स्किल्ड बेस को वर्कर वीज़ा है या कोई वर्क परमिट है, उसका क्या सीन है, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो जो लोग जाना चाह रहे हैं वो कैसे वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं? देखिए, उससे पहले तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि यहाँ पे लोग वर्क परमिट्स के नाम से, स्किल वर्कर वीज़ा बेसिकली वर्क परमिट पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वही कैटेगरी है जो कि आगे उन्होंने रिफाइन किया। अब लोग यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा सेल कर रहे हैं और उसकी प्राइस मार्केट में 20, 25, 30 हज़ार पाउंड चल रही है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तकरीबन 1 करोड़ रुपये बनते हैं। 1 करोड़ रुपये, वो बिल्कुल नाजायज़ है, इलीगल है, अनलॉफुल है उन कंपनीज में जिनमें वो कहते हैं कि जी आपको हम स्किल वर्कर वीज़ा दे रहे हैं, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपका टैक्स कटता रहेगा कंपनी के ऊपर, आप टैक्स पे करते रहेंगे, लेकिन आपके पास वहाँ पे इस कंपनी के अंदर नौकरी नहीं होगी। अब वो लोगों को ये नहीं बताते कि अगर आपके पास उस कंपनी में नौकरी नहीं है तो आप फिर कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते। कानून ये कहता है कि आप पार्ट टाइम कहीं और काम कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम नहीं कर सकते, और उसी ऑक्यूपेशन कोड के अंदर कर सकते हैं जिसमें आप गए हैं। ठीक है। तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा, बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर भी आए कि बहुत ज़्यादा कैरियर्स पूरी दुनिया से यूके के अंदर आए और वहाँ पे उनके पास में नौकरियाँ नहीं थी, और होम ऑफिस को भी ये आइडिया हो गया, उन्होंने भी हैंड डाउन कर लिया कि ऐसे हो रहा है, अब उन्होंने सख्ती की तरफ जाना शुरू कर दिया। बड़े लोग मेरे पास आए यूके के अंदर और आंसू से रोए आके, कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स आए जिनमें लोगों ने कहा कि जी हमारा दिल कर हम सुसाइड कर लें, क्योंकि जितने पैसे हम लगा के यहाँ पर आए हैं, हमने किसी ने अपनी सारे जेवर बेच दिए बेगम के, किसी ने अपने वालिद का घर गिरवी रख दिया, किसी ने घर बेच दिया, किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये 80 लाख करोड़ रुपया जो है ये पाकिस्तान के एक आम बंदे के लिए बड़ी इनकम होती है। तो अब हम क्या करें, यूके के अंदर क्या करें, कंपनी हमारी बंद हो गई है, हमारा वीज़ा कैंसिल हो रहा है, होम ऑफिस में 60 डेज़ का टाइम दिया, अपना वीज़ा किसी और कैटेगरी में स्विच करें। इनमें वीज़ा मिल जाता है आपको 80 लाख करोड़ दे के, लेकिन उसके बाद फिर आप वहाँ जाके फंस जाते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके, और इस पे ये कितनी मिनिमम वेज सेट करके वीज़ा मिलता है, उस हिसाब से आपको टैक्स मंथली कितना देना होता है? जी, तकरीबन जो मिनिमम सैलरी पहले थी, अब उन्होंने फिर उसको रिवाइज किया, 28,000 पाउंड थी, 27,000, 28,000, 26,000 के ऊपर भी हो सकता था अगर आप न्यू एंट्रेंट है। तो तकरीबन टैक्स की जो शरह है उसमें एम्प्लॉयर का टैक्स भी, एम्प्लॉय का भी टैक्स है, वो अराउंड 25 to 29% आपका टैक्स जाता है। तो वो लोग जो काम नहीं करे वो बेचारे ये टैक्स कहाँ से अफोर्ड करें, वहाँ की लिविंग कहाँ से अफोर्ड करें? अगर कैश इन हैंड जॉब करें तो उतना ही कमाएंगे जितना तो उन्हें मंथली सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। जी, और कैश इन हैंड का भी ज़माना उस तरह रहा नहीं। अब आपको पता है सारा कुछ जो है अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, और होम ऑफिस ने एक और काम किया है 2012 के बाद से, बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है कि एम्प्लॉयर्स को फाइन होता है अगर उनके पास कोई इलीगल वर्कर निकल आए। तो अगर आप इलीगली किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं और होम ऑफिस ने आके आपको चेक कर ले, तो आपको तकरीबन 20,000 पाउंड फाइन भी हो सकता है, उसमें कोई रिडक्शन वो आपको दे सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर्स भी आजकल रिलक्टेंट हैं इलीगल एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, जिनको वो हायर नहीं कर सकते। तो ये सारे बहुत मसाइल हैं। इलीगल वे ना, लीगल वे क्या है? ऐसे कौन सी कंपनीज है यूके में जिनको राब्ता किया जाए और जो यहाँ पे वाकई जिनके पास कोई स्किल है वो बाहर मूव हो सके? देखिए, कुछ ऑक्यूपेशन है जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जाते हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, कुछ स्किल वर्कर्स और भी हैं, वो पूरी कैटेगरीज होम ऑफिस से बनाई हुई हैं, उनके अंदर तो वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। जो लोग उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उन कैटेगरीज में डील करती हैं, और इस बेस के ऊपर कि जो हमें वर्क परमिट चाहिए होगा और वो उन कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग NHS में जाते हैं, जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने FRCS वगैरह किया हुआ है, वो वहाँ पे जाते हैं, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। या बहुत से लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है। नर्सिंग के अंदर पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन अफ्रीका वगैरह से बहुत ज़्यादा लोग स्किल वर्कर वीज़ा के पर आते हैं। अब ये भी एक तरीका कार लोगों के पास मौजूद है कि अगर वो यहाँ पे काम करें, फॉर इंस्टेंस अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और वो यूके में जॉब हंट करते हैं, तो वहाँ पे इस वक्त जॉब की शॉर्टेजेस ज़रूर मौजूद, लेबर की शॉर्टेजेस हैं। जब से ब्रेग्जिट हुआ उसके बाद से यूरोपियन चले गए हुए, तो वो उन जॉब्स के लिए जनरली अप्लाई करें और सिर्फ उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें जिनमें वो वर्क परमिट कंपनी देने को तैयार है। और इन एडिशन टू दैट वो ये इंश्योर करें कि जिस कंपनी के अंदर उनको काम मिल रहा है वहाँ पे वीज़ा लेके जाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनरली वहाँ पे भी गए हैं और वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, खुश हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको जनरली भी गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं कर, एम्प्लॉयर ने कहा कि जी हम आपको फारिग कर रहे हैं, पर वो फिर भी जब वो जाते हैं उनके पास कम से कम नौकरी होती है, वो यहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं। और फिर जब वो एक एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर को निकालना भी हो तो वो वहाँ पे कोई और जॉब देख सकते हैं उसी फील्ड के अंदर, क्योंकि उनकी जेन्युइन फील्ड है। अब एक पढ़ा लिखा बंदा कैरियर बन के वहाँ पे चला जाए, वो कैरियर की जॉब भी ढूंढेगा। फिर अगर वो किसी और जॉब में जाएगा तो होम ऑफिस सोचेगा जी आप तो यार कैरियर के तौर पे आए थे, या आपने पहले झूठ बोला या आप अभी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे ये मसाइल हैं। और उसके अलावा क्या है कि बहुत सी कैटेगरीज इमिग्रेशन के अंदर मौजूद हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी है कि जो पढ़े लिखी फैमिलीज हैं वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से भेज रही हैं, जो कि गलत है। उनके पास और कैटेगरीज मौजूद है। यूके में इमिग्रेशन जो है वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है।
उनका तरीका कार है, अगर आप उस तरीके को अगर फॉलो करें तो आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। स्किल वर्कर वीज़ा के अंदर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस वक्त। अगर आप जनरली जो है वो इसके ऊपर तवज्जो करें, आप एम्प्लॉयमेंट की रिसर्च करें, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करें, वहाँ के जो अच्छे वकील हैं उनको कांटेक्ट करें तो आपको कैटेगरीज मिल सकती हैं कि आप स्किल वर्कर वीज़ा में भी जा सकें। जैसा मैं भी वकील हूँ, मुझे बहुत सी कंपनीज अप्रोच करती हैं कि जी हमें एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज हो रही है, हम क्या करें। अब हम उनके स्पॉन्सर लाइसेंस वगैरह अप्लाई हमने किए हुए होते हैं, हम उनको लेवल 1 यूजर्स भी होते हैं। अभी पिछले दिनों आपने काफी लोग जहाँ से भेजे भी हैं जी डायरेक्ट उनको जी, एक कंपनी थी उसको, हाँ उसको टेलरिंग में स्टाफ चाहिए था, उन्होंने कहा तो उनको हमने सोर्स करके दिए। तो इस तरीके से जर्मन जॉब भी आती हैं, उन बुकला के को पता होता है कौन सी कंपनी में शॉर्टेजेस हैं, तो फिर आप सीवी शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग ये पैसे लगा के वहाँ पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कतई उनको नहीं जाना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि वैसे भी इलीगल है और उनको प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। हो सकता है कोई 5, 6, 7, 8 साल बाद कोई उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अब ये यूके की इमिग्रेशन वो ज़माना नहीं रहा जब लोग वहाँ पे जाके इलीगल रह जाते थे और उनको इंडेफिनिट मिल जाते थे। एक 14 साल का कानून है, 14 साल इलीगल रह जाते तो आपको इंडेफिनिट मिल जाया करता था, वो कैंसिल, वो खत्म हो गया वह कानून, अब 20 साल पे चला गया। और 20 साल के बाद भी आपको इंडेफिनिट नहीं मिलता, आपको 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं और 10 साल तक आप 2.5 साल का वीज़ा लेंगे। फायदा क्या है कि आप 15-20 साल इलीगल एक मुल्क में अपने कंट्री नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं घूम सकते, वैसी चीज़ का